इतना चिंता मत करो मेरा तुम। ऑनलाइन स्टूडेंट सिक्योर ऑडियो एंड वीडियो। ऑनलाइन स्टूडेंट सिक्योर ऑडियो एंड वीडियो। देखना, हम लोग पढ़ रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, बुक में तो तीन ही है। सिलेबस, सिलेबस में तीन है। देखना, सिलेबस में तीन ही लिखा हुआ है। और भी पढ़ाए दूंगा, फ्रेंचाइजी हो गया, ट्रेड लाइसेंस, ये सब पढ़ाए, पढ़ा दूंगा वो भी, लेकिन वो सब सिलेबस में, मतलब जो सिलेबस लिखा हुआ है ना उसमें ये तीन ही लिखा हुआ है। बाकी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखना। देखना, हम लोग पढ़ रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, नहीं पढ़े थे। सिर्फ तीन तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़े थे, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, तीन तो पढ़े थे, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। फिर उसके अंदर व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बातचीत बंद। देखना, आईपी जो होता है वो होता है इनटेंजिबल एसेट, जो कि हमको प्रोटेक्ट करता है कि कोई और हमारा जो इन्वेंशंस है उसको कॉपी ना कर सके। तीन टाइप का पढ़ाया था उसमें। एक था कॉपीराइट, जो कि बुक, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब में यूज होता है। दूसरा में पढ़ाया था पेटेंट्स, जो कि कोई इन्वेंशन है, इनोवेशन है, उसमें होता है। और ट्रेडमार्क, कोई ब्रांड का नाम, लोगो, डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन, ये सबको बोलते हैं ट्रेडमार्क। ठीक है, देखना, intellectual property system can be critical in helping new ventures transform their innovation potential and creativity into market value and competitiveness। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कैसे हम नए वेंचर्स को हेल्प करें, क्योंकि कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनोवेशन कर रहा है, कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है, और फिर अगर बाकी लोग उसको कॉपी करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि जो है उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा, राइट। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप का ऑब्जेक्टिव है, आईपीआर का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें न्यू इन्वेंशंस को। आज कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो कोई चीज इन्वेंट किया है, कुछ इनोवेट किया है, और बाकी लोग उसको कॉपी करने लगेंगे, तो उसको बेनिफिट नहीं मिला उसका इन्वेंशन का। तो आईपीआर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको प्रोटेक्ट करना और उसको वो बेनिफिट्स देना इन्वेंशन का। अगर वो कोई चीज इन्वेंट किया है तो उसका बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलना चाहिए, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अलाउ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशन। इट ऑल्सो गिव्स एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर। क्लियर है? देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वन इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी which includes inventions, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन। कोई प्रोडक्ट का डिजाइन हो गया, जैसे कोई दूसरा पर्सन उसको कॉपी नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे पेप्सी के बॉटल का डिजाइन या कोका कोला के बॉटल का डिजाइन, वो जो बॉटल का डिजाइन है वो भी कॉपीराइट नहीं है, मतलब वो भी कोई और कॉपी नहीं कर सकता। आज पेप्सी क्या किया है, अपना जो प्रोडक्ट्स है उसका जो बॉटल है उसका डिजाइन को भी पेटेंट कराया है। तो जैसे अब स्प्राइट का जो बॉटल है, उसका जो डिजाइन है बॉटल का, वो कोई दूसरा ब्रांड उस बॉटल को कॉपी नहीं कर सकता, राइट। प्रोडक्ट तो छोड़ो, नाम तो छोड़ो, वो प्रोडक्ट का बॉटल को भी हम कॉपी नहीं कर सकते। सेम बॉटलिंग से हम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बेच सकते, हमको बॉटलिंग चेंज करना पड़ेगा। इसलिए तुम देखोगे
कि जो और कोई ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक्स आता है, अगर जैसे कोक का है, या कोई और ब्रांड कुछ जूसेस बेचता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स बेचता है, तो पैकेजिंग उसको बदलना पड़ेगा, सेम पैकेजिंग नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के वजह से पेपर बोट है, पेपर बोट देखे होगे, यूनिक पैकेजिंग है पेपर बोट का। बाकी जितना टेट्रा पैक आते थे, फ्रूटी हो गया, माजा हो गया, उसका टेट्रा पैक का डिजाइन अलग है और पेपर बोट का डिजाइन अलग है। पेपर बोट अपना प्रोडक्ट का डिजाइन को क्या किया है, आईपीआर लिया है, मतलब कोई और वैसा पैकेजिंग नहीं कर सकता। जूस बेचेगा तो पेपर बोट जैसा पैकिंग करके नहीं बेच सकता, कोई और नया पैकिंग करना पड़ेगा, राइट। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, राइट। कोई पर्टिकुलर लोकेशन में कुछ बिजनेस करना। सेकेंड होता है कॉपीराइट, विच इंक्लूड्स लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क। बोला ही था मैं, कॉपीराइट किस में मिलता है, जो चीज हम कोई बुक लिखे हैं, या कोई पेंटिंग है, कोई कलर कॉम्बिनेशन है, कोई डिजाइन है, ठीक है, या फिर एग्जांपल के तौर पे हम लोग कोई म्यूजिक का लिरिक्स लिखे हैं, कोई गाना का धुन लिखे हैं, कोई मूवी का स्टोरी लिखे हैं, ये सबको बोलते हैं लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, राइट। इसको कोई और कॉपी ना कर सके, इसके लिए हमको क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है, राइट। देखना, आईपीआर रेफर्स टू जनरल टर्म्स फॉर द असाइनमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑन दिस एसेट, मतलब इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, सिर्फ हमारा प्रॉपर्टी है और हम ही इसको कॉपी कर सकते हैं। आज जैसे मैं एक बुक लिखा हूं, तो वो बुक को कोई और कॉपी नहीं कर सकता, वो बुक को सिर्फ कौन कॉपी कर सकता है, मैं खुद उसको कॉपी कर सकता हूँ, मैं उसका और प्रिंट करके और एडिशन लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन कोई दूसरा पर्सन जो है उसको नहीं कर सकता। क्लियर है ये? नेक्स्ट, द आईपी सिस्टम एज एन एसेट फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। The IPR is very important beneficiary for innovative entrepreneurs in the following way. IPR help करता है innovative entrepreneurs को, कैसे? पहला, innovative entrepreneur gets market value, जो भी वो innovate किए हैं उसका उनको सही वैल्यू मिलता है, क्योंकि आज अगर मैं कोई इन्वेंशन करूं, मैं उसको बेचूंगा नहीं जब तक, तब तक मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आईपीआर मुझे हेल्प करता है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ मैं ही सेल करूं, कोई दूसरा पर्सन उसको सेल ना करे। आज मैं एक बुक लिखा हूं, तो बुक का जब तक मैं 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 पीसेस नहीं बेच लूं, तब तक मेरा बुक लिखने का क्या फायदा हुआ, मुझे कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ, पैसा ही नहीं मिला। तो आईपीआर प्रोटेक्ट करता है कि कोई और इसको कॉपी नहीं कर पाएगा, तो सिर्फ मैं ही बेच पाऊंगा। तो उससे क्या होगा, मुझे, मैं जो बुक लिखा हूं उसका सही वैल्यू मुझे मिलेगा, राइट। सेकेंड, स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन मार्केट विथ आईपीआर। तो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर जो नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग मार्केट में अपना जो है नेम बना सकते हैं थ्रू आईपीआर। अगर उनको कोई, उन लोग कुछ इन्वेंशन किए हैं और उसका उनको आईपीआर मिल जाए, तो उस आईपीआर के हेल्प से दे कैन गेट नेम एंड फेम, राइट। थर्ड, रिसर्च शोज दैट मोर देन 25% patents are taken by new and upcoming entrepreneur. तो over a period of time it has been seen that maximum patents कौन लेते हैं, नए entrepreneur। इसका मतलब नया entrepreneur बहुत नया नया इन्वेंशन कर रहा है और उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वरना क्या होगा, कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं होगा इन्वेंशन करने में, राइट। आज सोच लो 100 एंटरप्रेन्योर है, 2 लोग कुछ इन्वेंशन किए, अगर उनको उसका फायदा नहीं मिलेगा, तो बाकी जो 98 है, क्या वो कभी मोटिवेटेड होंगे इन्वेंशन करने के लिए? नहीं। लेकिन वो 2 लोग को अगर उनके इन्वेंशन का बेनिफिट मिलेगा, उनका इन्वेंशन कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, वही उसका प्रोडक्ट सर्विसेज बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, तो इट विल मोटिवेट द रेस्ट 98 एंटरप्रेन्योर टू डू द इन्वेंशंस, राइट। तो कंट्री में इन्वेंशन होगा तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा, इसीलिए इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, राइट। इसीलिए कंट्री में आईपीआर का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, और इंडिया में है भी। इंडिया में आईपीआर का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, अलग अलग लॉ है, ट्रेडमार्क का अलग से लॉ है,
कॉपीराइट का अलग से लॉ है, ठीक है, और वो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत डिटेल्ड है, और कोई भी उसको कॉपी करता है तो उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट, आईपीआर गिव्स एन एंटरप्रेन्योर राइट ऑन इंटेंजिबल एसेट। पहले ही बताया था, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। पहले हम इंटेंजिबल एसेट का सिर्फ एक ही एग्जांपल जानते थे, दैट इज गुडविल, है ना, अकाउंट्स में खाली गुडविल जानते थे, बट ये सब भी इंटेंजिबल एसेट है। कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट याद होगा, एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, cannot be touched, but can only be felt, is called as intangible asset, right? Next, IPR gives an edge over the competitors and help to become leader in your field. तो IPR हमको हेल्प करता है अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करने में, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास IPR नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर IPR है तो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ज्यादा सेल होगा एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे पेपर बोट को उसका डिजाइन का जो ट्रेडमार्क मिला हुआ है, तो यूनिक पैकेजिंग सिर्फ कौन कर सकता है? पेपर बोट ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो पेपर बोट जो है मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट बेच पा रहा है एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर, क्योंकि कॉम्पिटिटर वो डिजाइन कॉपी नहीं कर पा रहा, वो कुछ नया नया डिजाइन बना रहा है, मार्केट में वो डिजाइन उतना लोग पसंद नहीं कर रहे। हमारा डिजाइन मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, लोग पसंद करते हैं। टेस्ट के साथ साथ वो पैकेजिंग बहुत यूनिक है। टेस्ट तो पहले से भी था, और भी जूस कंपनी टेस्ट तो दे ही रहे थे, तो टेस्ट किसी का खराब थोड़ी था। फर्क क्या है पेपर बोट का? पेपर बोट का फर्क है उसका पैकेजिंग, राइट। तो पैकेजिंग उसको यूनिक बनाता है। क्लियर? ऐसे ही हर कंपनी जो है कुछ कुछ यूनिक फीचर्स है, उससे वो बड़ा बना है, राइट। पेपर बोट का यूनिक फीचर है उसका पैकेजिंग, राइट। जैसे रेडबुल है, रेडबुल का तुमको मे भी कहानी नहीं पता होगा, तो रेडबुल जब शुरू हुआ, ठीक है, पहले वो मतलब एनर्जी ड्रिंक जो है उतना फेमस नहीं था, है ना। लोग कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करते हैं, फ्रूट जूसेस पसंद करते हैं, एनर्जी ड्रिंक अपने आप में उतना ज्यादा फेमस नहीं। अब उसका सस्ता वर्जन स्टिंग पी रहे होगे, वो अलग बात है ना। बट रेडबुल जो है, रेडबुल इज अ एनर्जी ड्रिंक, मैसेज में इट गिव्स यू विंग्स, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, राइट। तो वो एनर्जी ड्रिंक के हिसाब से प्रमोटेड है, हाई कैफीन कंटेन है उसमें, ठीक है। स्टिंग में भी हाई कैफीन है, रेडबुल में भी हाई कैफीन है। तो रेडबुल जब नया नया आया, रेडबुल उतना ज्यादा फेमस हुआ नहीं। तो रेडबुल का मार्केटिंग टेक्निक पता है कैसा था? जितने भी कॉलेजेस थे, कॉलेजेस के बाहर जो डस्टबिन्स होता है या गार्बेज एरियाज होता है, उसमें रेडबुल जानबूझकर जो है एम्प्टी टीन जो होता है, एम्प्टी कैंस होता है, वो बहुत बहुत सारा जगह जगह पे गिरता था, मतलब फेंकता था ऐसे ही, ताकि बहुत सारे लोगों को देखकर लगे कि ये क्या चीज है जो बहुत सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि हम एक डस्टबिन में देख रहे हैं, डस्टबिन में 10 तो रेडबुल का खाली कैन पड़ा हुआ है, तो हम डस्टबिन में जब कुछ सामान फेंकने जा रहे हैं, हमको रेडबुल का कैन, यूज्ड कैन दिख रहा है, तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी कि हाँ रेडबुल का कैन इतना कौन पी रहा है बोल के, अच्छा टेस्ट होगा, इतना जगह हम रेडबुल का खाली एम्प्टी कैंस देख रहे हैं। भरा हुआ कैन देखेंगे दुकानों में तो हमको लगेगा कोई नहीं खरीद रहा है इसको, लेकिन खाली कैन जब डस्टबिन में देखोगे तो क्या लगेगा कि कंज्यूमर कंज्यूम किया है और उसको फेंका है कैंस को। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत सारे लोग जो है एरियाज में जो है रेडबुल कंज्यूम किए, और उसके बाद रेडबुल का सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ा। तो दिस इज एन एग्जांपल कि हाउ वी कैन यूज मार्केटिंग एज अ टूल। सोचो क्या बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। हमारे जैसे लोग होंगे ना, हम दुकानों में रखेंगे कि कस्टमर आएगा खरीदेगा बोल के, ये दुकान में नहीं रख रहा। दुकान में तो आ जाएगा, कस्टमर खोज लेगा कहीं से, कहीं ऑनलाइन मंगा लेगा, दूर दुकान से जाके ले आएगा। उसको क्या दिखा रहे, कितने ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं बोल के दिखाया जा रहा है, और उसको खाली टीन कैंस को जगह जगह फेंका जा रहा है, ताकि लोग देखें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कितने लोग कंज्यूम कर रहे हैं बोल के, हमको भी कंज्यूम करना है। होता है ना फोमो, होता है फोमो, पता है ना फोमो, पता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो बहुत डेंजरस चीज है।
एवरीवन हैज अ फोमो, फोमो सबका होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कहीं मैं ही तो नहीं रह गया, दिस इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। तो जब इतने लोग रेड बुल पी रहे हैं तो एक पर्सन को क्या लगेगा, मैं ही तो नहीं रह गया, मैं ही नहीं पिया हूं अभी तक, इतने लोग पी रहे हैं, मैं ही नहीं पिया हूं अभी तक। तो देयर इज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, मे बी आई एम मिसिंग समथिंग एज कंपेयर टू द अदर्स एंड आई विल ट्राई टू कंज्यूम इट। समझ में आ रहा? ठीक है, देखना। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर है ये? समझ में आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? तो खाली टीन बैग है वो। हाँ ठीक है, तुम दिमाग ज्यादा मत लगाओ, देखो यहाँ पे क्लियर है इतना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसके बाद एक है छोटा सा टॉपिक, स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो एक स्मॉल बिजनेस का डेफिनेशन दिया हुआ है कि कौन से बिजनेस को स्मॉल बिजनेस बोला जाता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, बच्चे मत करो, नाम से पता चल रहा है जो बिजनेस के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा, सच बिजनेस विल बी कॉल्ड एज स्मॉल बिजनेस। ठीक है, देखना, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, small scale enterprise exists in every country of the world, but in a developing country like India, small scale enterprise occupy a special place as there is a scarcity of capital and abundance of labor. इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? कैपिटल कम है लोगों के पास और लेबर बहुत ज्यादा है, राइट। एंड हम कौन सा टेक्निक ज्यादा यूज करते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब हम ज्यादा मशीनरीज को यूज नहीं करते, ज्यादा क्या यूज करते हैं? लेबर यूज करते हैं। दो टाइप का टेक्निक होता है, इकोनॉमिक्स में भी आई थिंक कहीं पढ़े होंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। ठीक है, लेबर इंटेंसिव में मशीनरीज का यूज कम होता है, लेबर का यूज ज्यादा होता है, मैनुअल काम होता है। और कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरीज का काम ज्यादा है और लेबर का काम कम है, राइट। देना, तो स्मॉल स्केल का कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। देना, immediately after independence, small scale industries were defined by Industrial Development and Regulation Act 1951 as any enterprise which employs not more than 50 persons without using power and 100 when using power and 100 when not using power with a capital of not exceeding 5 lakhs। तो ये पुराना डेफिनेशन है, अभी का डेफिनेशन नहीं है, कि 1951 में डेफिनेशन दिया गया था कि अगर पावर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो मोर देन लेस देन 50, और बिना पावर बिना इलेक्ट्रिसिटी वाला फैक्ट्री है तो नॉट मोर देन 100 पर्सन होने चाहिए लेबर, और कैपिटल कितना से कम होना चाहिए? 5 लाख से। ठीक है, ये पुराना डेफिनेशन है। अभी जो नया डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखना, 3 क्लासिफिकेशन किया गया है। 3 क्लासिफिकेशन है। एक होता है सबसे छोटा बिजनेस जिसको माइक्रो बोलते हैं, उससे थोड़ा बड़ा होगा तो स्मॉल बोलेंगे, और उससे भी बड़ा होगा तो मीडियम बोलेंगे। ठीक है, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, 3 टाइप का बिजनेस होता है। माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, स्मॉल मतलब थोड़ा सा बड़ा, और मीडियम मतलब थोड़ा और बड़ा। ठीक है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम, MSM, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ठीक है, देखना, तो 2 टाइप का बिजनेस है, एक जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, गुड्स बेचता है ना, और दूसरा जो क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक गुड्स बेचता है और दूसरा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लियर है? देखना, सबसे पहला, अगर गुड्स वाला बिजनेस है, अगर 25 लाख से कम है
बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो माइक्रो हुआ, 5 करोड़ तक है तो स्मॉल हुआ, और अगर 10 करोड़ तक है तो मीडियम हुआ। समझ में आ रहा है? माइक्रो मतलब इन्वेस्टमेंट विद इन 25 lakhs इज माइक्रो, इन्वेस्टमेंट विद इन 5 करोड़ इज स्मॉल, इन्वेस्टमेंट विद इन 10 करोड़ इज मीडियम। ठीक है, तो अगर मेरे बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है तो मेरा बिजनेस माइक्रो है, 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल है, और अगर 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम है। राइट, बरगढ़ में जितना भी इंडस्ट्रीज है, राइस मिल हो गया, ऑयल प्लांट हो गया, या और कोई भी इंडस्ट्री जितने भी हैं, सब या तो स्मॉल में आता है या फिर मीडियम में आएगा। ठीक है, तो बरगढ़ के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं ज्यादातर स्मॉल या मीडियम में आते हैं। क्लियर है ये? अब अगर सर्विस वाला इंडस्ट्री है, सर्विस वाले में थोड़ा पैसा कम इन्वेस्टमेंट लगता है, तो सर्विस वाले के लिए क्या लिमिट है देखना, अगर 10 लाख से कम है तो माइक्रो, और 2 करोड़ से कम है तो स्मॉल, और अगर 5 करोड़ से कम है तो मीडियम। क्लियर है? तो सर्विस का लिमिट अलग है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है यहाँ पे तो माय बिजनेस इज माइक्रो। ठीक है, किसी का 2 करोड़ से कम है दैट इज स्मॉल, और जिसका 5 करोड़ से कम है थोड़ा दैट इज मीडियम। क्लियर है? तो लिमिट थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इनका अलग है, गुड्स वालों का अलग है और सर्विसेज वालों का अलग है। क्लियर है? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ये डेफिनेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखना, एक क्वेश्चन देखेंगे, पहचानना है माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, क्या है देखना। Do well is manufacturing unit to produce all kinds of school and office stationery such as pencils, pens, paper, notebook, etc. तो गुड कौन सा इंडस्ट्री है? गुड्स वाला इंडस्ट्री है, सामान बेचता है ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। इन गुड़गांव द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी प्लांट एंड मशीनरी इज 3 करोड़ रुपीज। 3 करोड़ है तो कौन सा बिजनेस है ये? स्मॉल बिजनेस है। राइट, तो बिजनेस कौन सा है? बिजनेस इज स्मॉल बिजनेस। क्लियर है? बिजनेस कौन सा है? स्मॉल बिजनेस होगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होता है, नाम और डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। 3 है इसके अंदर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। क्लियर है? ठीक है, इतना पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी छुट्टी देंगे, इतना तक वी विल कवर। और आई थिंक एक क्लास लगेगा और ठीक से एक क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा।